चलो, तो प्लास्टिक जो है एनवायरनमेंट में सदा के लिए रह जाता है। आप जो पन्नी निकाले, अब देखिए आप एक चीज को ध्यान दीजिए, छोटा छोटा कदम जो है एनवायरनमेंट के लिए वो काफी फ्रेंडली हो सकता है। आप देखो दूध का पैकेट डेली आता है घर में लोगों को। अब उस पैकेट को खोलने के लिए आप क्या करते हो? कैंची से ऊपर काटते हो, उसका कोना काटते हो। कैसे कैसे क्या खोलते सर? हो दूध का जी पैकेट? सर। काटते हो तो वो छोटा टुकड़ा जो प्लास्टिक का है वो कहाँ फेंकते हो, कहाँ जाता है वो? हम्म? वो कभी चुना, कचरा में। कचरा में वो कभी चुनाएगा? नहीं सर। और कितने लोग ऐसे छोटा छोटा टुकड़ा काटते हैं। तो कहने का मतलब, और इस तरह से दूध का पैकेट ही छोड़ो, जितने भी रैपर्स हैं उनको जो फाड़ा जाता है वो कभी नहीं चुनाने वाले हैं। वो मिट्टी में मिलेंगे और टूट टूट के मिट्टी में माइक्रो प्लास्टिक बन के मिट्टी में ही समाहित हो जाएंगे। और क्या होगा उसका इम्पैक्ट? आपके फूड सिस्टम, फूड साइकिल में एंटर कर गया है, कर चुका है। ठीक, तो इसलिए इसकी जरूरत है कि हम, और सिंगल प्लास्टिक यूज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सिंगल प्लास्टिक यूज, जैसे कि आपका प्लास्टिक कैरी बैग जो है, वो स्ट्रॉ, कॉफी का स्टीरर, देखो बड़े बड़े होटलों में एक अलग से डंटी देगा प्लास्टिक का, कॉफी हिलाने के लिए चम्मच नहीं दे सकता है, लेकिन वो क्या है, अपना लग्जरी है। लेकिन लग्जरी का कॉस्ट एनवायरनमेंट चुकाएगा। अब वो स्टीरर सदा के लिए बन गया, 10,000 साल तक रहेगा, टूटते फूटते भी रहा, लेकिन उसका सारे कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स रहेंगे। सोडा और वाटर बोतल, ये सब फूड पैकेजिंग जो हो रहा है, वो सब आजकल तो खैर कागज में भी करते हैं वो, ये सब सिंगल यूज प्लास्टिक है। यानी एक बार आदमी यूज करके उसको फेंक देने वाला है। सोचो कि तो फिर इसका कितना बड़ा बर्डन होगा। एक यूज के बाद वो वेस्ट होने वाला है। कोई सब्सटेंस 10 यूज के बाद वेस्ट हो और कोई सब्सटेंस एक यूज के बाद वेस्ट हो, कितना अंतर पड़ गया। तो ये तो इसलिए सिंगल यूज प्लास्टिक के को घटाना है। तो इसका भी ये जो लॉ है उसके बारे में भी गाइडलाइन दिए हुए हैं। समझ रहे बात को? चलें आगे, प्लास्टिक को छोड़ से आगे चलें। और भी इसमें कई सारे प्रावधान हैं। यस सर। अच्छा, अभी तो हम नाम ही आपको बता रहे हैं इसका, जब आएगा आगे सिलेबस में तो थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। फिर अब आते हैं वाइल्ड लाइफ पर। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972, जिसमें सलमान खान नप गया, यही क्या कहता है कि यह एक्ट जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पास किया गया 72 में, और दिस एक्ट वाज इनेक्टेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ not only the animal species but also plant species also, प्लांट स्पीसीज को भी प्रोटेक्ट करने के लिए यह वाइल्ड लाइफ एक्ट बनाया गया। और इसका मेन मोटिव जो था इसको बनाने के पीछे, क्योंकि शिकार की वजह से हमारे एनिमल्स जो थे, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, वो सब एंडेंजर्ड हो गए। जैसे कि एक सींग वाला गैंडा, हाथी, बड़े बड़े दांतों वाले जो हाथी है, चीता, चीता तो एक्सटिंक्ट हो गया, टाइगर, लायन, ओके, ये सब एंडेंजर्ड हो गए। तो इसको, इनके इसके इलीगल पोचिंग को स्टॉप करने के लिए और एनिमल हंटिंग को स्टॉप करने के लिए और पीपल को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कि आप डिस्टर्ब ना करें, डैमेज ना करें नेचुरल हैबिटेट को, किसके? वाइल्ड बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये सबको, एंड टू डिस्करेज ट्रेडिंग ऑफ एनिमल्स और इट्स प्रोडक्ट्स। इस तरह के एनिमल्स के स्किन प्रोडक्ट या कोई अदर प्रोडक्ट, ये अंधविश्वास की वजह से ये फलता फूलता है। बहुत जगह देखोगे ऐड, फलना बाबा, चिलना वाला, सुल्तानी बाबा, मुल्तानी बाबा, ये हकीम लुकमानी, ऐसे कुछ कुछ नाम रहेगा। चाइना में एक प्रॉपर इंडस्ट्री है इनका, इस तरह का। वहां भी कई सारे झोला छाप हैं वहां चाइना में। उनका कहना है कि टाइगर का नाखून से ये फायदा होता है, टाइगर का स्किन का ये से ये होगा,
टाइगर का बोन से ये दवाई बनेगी, उनका मेडिसिन में यही सब है। तो इसका मार्केट, आप सोचोगे मार्केट है क्या? क्यों लोग इतना जान पर खेल के कानून का उल्लंघन करके मार रहे हैं टाइगर को? रहने दो उसको आराम से, बहुत ज्यादा कीमत मिलती है इसकी। ठीक, तो इसलिए इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, अब जैसे देखो स्किन प्रोडक्ट जो है, टाइगर का जो छाल है वो काफी कीमती होता है। गैंडा का जो सींग है वो भी बहुत कीमती होता है। अब गैंडा के सींग को निकालने के लिए गैंडा को मारना पड़ेगा। गैंडा बहुत सख्त मोटी चमड़ी का जानवर होता है, बेहोश नहीं होता है जल्दी, उसके लिए ट्रैंकुलाइजर अच्छा वाला मारना पड़ेगा जो कि उसके स्किन को भेद दे, अंदर में सीडेटिव घुसा दे, तो वो बेहोश होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उसके सींग को काट लीजिएगा वो इन्फेक्शन हो जाएगा, उसको मर जाते हैं बहुत। ठीक है, तो तो जनरली क्या करते हैं, उसको गैंडा को मार के उसका सींग काटा जाता है। फिर फीदर पंख वंख भी जो है, जैसे वो भी किसी एनिमल का पंख, मोर का पंख हो गया, नाखून, क्लॉ जो है, पेंगोलिन का क्लॉ, ये सब भी ट्रेडिशनल मेडिसिन मार्केट में इसका डिमांड है। चाइना के, थाईलैंड, वियतनाम, ये सब जगह। दांत, हाथी का दांत हो गया आपका। ओके, कस्तूरी मृग, मृग जो है उसका कस्तूरी जिससे खुशबू निकलता है वो। जैसे अब अंडा किसी का, जैसे कोई एंडेंजर्ड स्पीसीज है उसका अंडा, या किसी बर्ड का घोंसला, तो ये सब प्रोडक्ट जो है उसको क्या करना है, डिस्करेज करना है इनके व्यापार को। अगर इन प्रोडक्ट्स का व्यापार का मार्केट बना रहेगा, ठीक है, तो इनका शिकार भी होता रहेगा। कितना आप रोकिएगा? 24 घंटा किसी एक जानवर के साथ एक राइफलमैन, बंदूकमैन नहीं ना घूम सकता है। तो ये सब पोरस बाउंड्री होते हैं आपके अभयारण्य के, सेंचुरीज के, और वहां से एंटर कर जाते हैं। और तो बेसिकली इस वाइल्ड लाइफ एक्ट का मेन काम जो है प्रोटेक्शन देना वाइल्ड लाइफ, एनिमल, बर्ड्स एंड प्लांट्स को। साथ ही साथ यह एक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एम्पावर करता है कि हम इस एरिया को, सर्टेन एरिया को हम सैंक्चुरीज, नेशनल पार्क घोषित कर दें। तो इसमें बहुत पावर है इस वाइल्ड लाइफ एक्ट में, इसको घोषित कर देगा। नहीं तो मान लिया किसी भी एरिया को घोषित कर दिया कि सेंचुरी है, पार्क है, तो वहां रहने वाले लोग ये हो जाएंगे। तो उसमें प्रावधान है कि पहले रहने वाले लोग रह सकते हैं, फिर फेंसिंग किया जाएगा। मान लो कहीं कहीं पर एक कॉरिडोर है, कंट्री में, साउथ इंडिया में बहुत सारे ये कॉरिडोर्स होते हैं, एलिफेंट कॉरिडोर्स। एलिफेंट उस कॉरिडोर से जाते हैं, माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनका एक प्रॉपर रास्ता होता है, उसी को कॉरिडोर बोलते हैं। तो अब उस कॉरिडोर एक इमेजिनरी कॉरिडोर है, वो आपको नहीं दिखेगा कि ये कॉरिडोर है, हाथी का रास्ता है, लेकिन हाथी जाते हैं उस रास्ते से। तो इन कॉरिडोर्स की पहचान करके, अब जंगल के अंदर से रोड बनाना है तो उस कॉरिडोर को कम से कम डिस्टरबेंस हो उस रोड से, जितना रोड को घुमाना है अंदर घुमाए, कॉरिडोर को इंटैक्ट रखिए उसको। लेकिन अब कॉरिडोर और रोड जो है, दोनों के बीच में ये इंटरसेक्शन है। हाथी को इधर से उधर जाना, रोड को आगे सीधा जाना, तो इंटरसेक्शन होगा ही। तो वो भी इंटरसेक्शन को कम से कम मिनिमाइज करके रखना। तो आप देखे होंगे हाथी कई बार सड़क पर आ जाते हैं, जाते रहते हैं। ओके, तो चूंकि वो हाथी का रास्ता है, आपने रोड बाद में बनाया, उसका रास्ता पहले से था, एनक्रोचमेंट आपने किया। ओके, सो और साथ ही साथ अगर इन सब चीजों का जो उल्लंघन करते हैं उनको हम सजा का भी इसमें प्रावधान है, इम्पोज पनिशमेंट और इम्प्रिजनमेंट, दोनों का इसमें प्रावधान है। हो गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, समझ में आया? अब हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। आ रही आवाज? बोर हो गए? यस सर, आ रहा है आवाज। चलो तुरंत खत्म हो जाएगा, 5-10 मिनट में, जल्दी जल्दी कर देते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में पास हुआ, और इस एक्ट का ये एक्ट जो है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पारित हुआ। क्योंकि एक फॉरेस्ट वो ऐसा एरिया है जहां पर एक इकोसिस्टम है, बहुत ही डाइवर्स इकोसिस्टम है।
with its ecological components like the species dwelling that particular area, फ्लोरा है, फौना है, प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज हैं बहुत तरह के उस पर्टिकुलर एरिया में। तो उनकी और ये फ्रेजाइल है बहुत ही, कोई आएगा अगर कुछ वहां डिस्टर्ब कर दिया, कुछ केमिकल, कोई हजार्डस वेस्ट केमिकल वहां छोड़ दिया, वो इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। फ्रेजाइल है, उसको वहां रहने वाले, उस इकोसिस्टम में रहने वाले जो पेड़ पौधे जंतु जीव जो है वो निर्दोष है, वो कुछ कर नहीं सकते अपने आप को बचाने के लिए खुद से, उनको कुछ पता नहीं है। आपने अगर वहां कुछ कर दिया वो डिस्टर्ब हो जाएगा। वो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, वो रक्षा करेंगे। तो कंपोनेंट्स जो है इसको, इस फॉरेस्ट के इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट का एरिया बना रहे, वो घटे ना, उसका टेरिटोरी बना रहे, और फॉरेस्ट का एक इंडिविजुअलिटी होता है वो बरकरार रहे। जैसे कि कोई जंगल है, वो लाख का जंगल है, कोई पलाश का जंगल है, कोई चंदन का जंगल है, कहीं पर कुछ पर्टिकुलर प्लांटेशन ज्यादा है, तो ये उसकी आइडेंटिटी, इसको बरकरार रखने की। इन्हें कि चंदन का जंगल है, उसमें चंदन है ही नहीं, पहले होता था अब नहीं है, तो काय का चंदन का जंगल वो बचा अब, तो उस फॉरेस्ट की इंटीग्रिटी नष्ट हो गई। ओके, पहले हुआ करते थे बहुत सारे चंदन के जंगल साउथ इंडिया में, नीलगिरी माउंटेन्स में। वीरप्पन नाम का एक अपराधी था, स्मगलर था, उसने कितना चंदन का पेड़ को काट करके विदेशों में इधर उधर उसने सेल आउट कर। तो एक वीरप्पन है इसका विलेन, और एक साउथ इंडिया में, और एक संसार चंद है आपका, शायद वो हरियाणा या यूपी का था, आई एम नॉट श्योर, देख लेना नेट पर। तो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए है यह कानून, और डिफॉरेस्टेशन से बचाने के लिए, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन होगा तो जंगल अगर हटेंगे तो मिट्टी का भी इरोजन होगा, सॉइल इरोजन भी होगा, और वहां पर जमीन का क्वालिटी, मृदा की क्वालिटी भी घटेगी। ठीक, तो और फॉरेस्ट बायोडायवर्सिटी तो नष्ट होगा ही होगा। तो इसको एक्ट को ये 1980 में आया था। ओके, सो नेक्स्ट वन इज योर पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 91। तो ये क्या कहता है? पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट आपको हम बताए ही है। पब्लिक लाइबिलिटी पब्लिक और कंपनी दोनों के हितों की रक्षा करता है। दिस इज एन एक्ट to provide for public liability insurance for the purpose of providing immediate relief to the persons affected by accident occurring while handling any hazardous substance in the industry। ठीक, तो ये लाइबिलिटी इंश्योरेंस इमीडिएट रिलीफ है, तुरंत घटना के तुरंत बाद मिलना जो है। किसको देना है? पर्सन जो भी अफेक्ट हुए हैं, किसी फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया हजार्डस सब्सटेंस को हैंडल करते हुए, उसके लिए। और साथ ही साथ यह जो है बिजनेस के भी हितों की रक्षा करती है, उसके ऊपर कोई गलत सलत इल्जाम ना लग जाए ताकि बिजनेस चौपट हो जाए। क्योंकि अगर कोई बिजनेस चौपट होता है तो उस बिजनेस से एसोसिएटेड जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनका भी फ्यूचर खराब होता है, वो भी बेरोजगार हो गए। क्योंकि बिजनेस एक बड़ा यूनिट है, कोई फैक्ट्री, और उससे सरकार को जो आमदनी हो रही है, इतना सारा टैक्स ले रहा है उससे, और वो जब प्रोडक्ट बना रहा है उस पर जीएसटी लग रहा है, वो वहां से भी टैक्स आ रहा है। ओके, और कंपनी पर भी जो भी टैक्स होगा वो सब दे रहा है, गवर्नमेंट को उससे फायदा है, सरकार को इससे फायदा है, सरकार को नहीं जनता को, देश को फायदा होता है। तो वैसे ही यूनिट कोई बेकार के मामले में फंस के क्यों बंद हो जाए, तो इसलिए उनको भी प्रोटेक्शन की रक्षा करनी है। जो कि अननेसेसरी क्लेम्स अगर एक्सीडेंट और इंजरी की वजह से आए हैं तो उसको डील करेगा। आया समझ में? आगे चले। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो ये जो है सो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया था, और ये भी
क्योंकि कोई भी एक्ट है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही इनेक्ट होगा। लेकिन यह बात आप 1-2 वर्ड में एग्जाम में जरूर लिखोगे, ठीक है। ये तो सवाल बड़े इसमें लॉजिकल क्वेश्चन, तो ये आपकी हैबिट सही रहेगी। कोई भी एक्ट जब भी पास हुआ है तो आपको उल्लेख करना पड़ेगा किस पार्लियामेंट के, किस कंट्री के द्वारा। कि अमेरिका के पार्लियामेंट द्वारा पास हुआ, इंडिया के, तो आप लिखोगे द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 फॉर एग्जाम्पल। हम बता रहे हैं सब एक्ट में यही आप लगाओगे पहला लाइन, लाइन का हिस्सा, लाइन पूरा नहीं है, लाइन का हिस्सा है कि द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब जो भी एक्ट का बताओगे वो एक्ट का नाम लगा दोगे और ईयर लगा दोगे, ईयर लगाना भी जरूरी है। तारीख और महीना से नहीं, मतलब ईयर लगाना जरूरी। द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, सपोज फॉर एग्जाम्पल, अभी इसको कैसे लिखोगे, इज एन एक्ट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन इंडिया एंड प्रोवाइड्स मैकेनिज्म। तो मतलब पहले आप नाम लिखोगे उसका, उसके बाद लिखोगे इज एन एक्ट, हर एक्ट के बारे में। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है जो कि प्रिजर्व करता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से मतलब है कि किसी एक जगह पर आप गौर करो तो वहां पर आपको कई सारे जीव जंतु दिखेंगे एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में। सपोज कि हम एक जमीन का टुकड़ा है, उसमें आप अगर केयरफुली स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा इस मिट्टी में कीड़ा भी है, अर्थवर्म भी है, ओके, अदर तरह के चीज भी हैं, मेढक भी हैं, कहीं सांप का बिल भी हो सकता है, उसी जमीन पर कोई पेड़ भी हो सकता है, आम का गाछ भी हो सकता है, कुछ ये भी हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज उसी एक पर्टिकुलर रीजन में रह रहे हैं, ओके। तो यह कहलाएगा बायोडाइवर्सिटी। तो एक जंगल में सोचिए, एक पर यूनिट एरिया में कितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा, ओके। और एक कोई ऐसे एरिया में जहां पर कम बायोडाइवर्सिटी है। आप नोटिस कर सकते, चलते फिरते कहीं भी देखोगे, कहीं एक घना जंगल टाइप का है, अगर पेड़ पौधे का झुरमुट है, वहां पर आपको कुछ पेड़ पक्षियों के घोंसले मिलेंगे, ओके, कुछ उसके नीचे बैठे हुए जीव जंतु भी मिल जाएंगे। तो एक बायोडाइवर्सिटी होना अच्छी बात है। तो इस बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, यही इस कानून में है। और बायोडाइवर्सिटी की वजह से हमको काफी इकोनॉमिकल गेन होता है, हम उसके प्रोडक्ट्स को कॉमर्शियली यूटिलाइज करते हैं। तो जंगल से जैसे चंदन का पेड़ अब वहां से निकला, तो उसके कॉमर्शियल चीज से जो उससे आय प्राप्त हो रही है, या लकड़ी ही जो निकल रहा है जंगल से, उसका रेवेन्यू कोई आदमी पर्टिकुलरली चोर घुस के लेके चला गया, लूट के चला गया, ऐसा नहीं। तो वो संपदा जो है वो सबकी है, सरकार की है, ठीक। तो उससे अगर कुछ बेनिफिट हो रहा है, मान लिया कोई पेड़ खुद ब खुद गिर गया, उसको काटे नहीं, खुद ब खुद गिर गया, तो उसको बेच करके जो प्राप्ति होगी आय की, वह जो है गवर्नमेंट के पास जाए, ना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास आए, ओके। सो दिस इज, तो ये दिस एक्ट जो है ये रेगुलेट करता है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को, कंट्री के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को, और इसका शेयर जो है वो बेनिफिट किया जाता है पार्टीज के बीच में। अगर स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों के बीच में गवर्नमेंट इसका पार्टी होगी, और इससे मदद मिलती, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी इन चीजों का दोहन नहीं करेगी, और उसको कंजर्व करके रखेगी, बचा के रखेगी बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है। और एक नेशनल, स्टेट, लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड की भी स्थापना की जाती है, ताकि उस फंड का यूज जो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में लगाया जा सके। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010। ये जो है आपका ट्राइब्यूनल 2010 में बनाया गया, ताकि ये एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस कर सके और अननेसेसरी जो बिजनेसेज हैं उनको भागा दौड़ी से बचा सके, क्योंकि कोर्ट में बहुत सालों तक लंबित मामले चलते रहते हैं। तो अब ये बिजनेस हाउसेज जो हैं ये सालों तक इन मामलों में फंसे रहे, तो इनका बिजनेस चौपट होगा। बिजनेस चौपट मतलब पब्लिक को जॉब का लॉस, सरकार को रेवेन्यू का लॉस। तो सरकार का काम है कुछ व्यवस्था की जाए, लेट व्यवस्था हुई 2010 में, और अभी भी इसका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से होता नहीं है, ठीक।
और एनजीटी कहती है कोई बात मानने के लिए, और पब्लिक कंपनी जो है उस बात को मानती नहीं। ये अक्सर देखा जाता है, एनजीटी ने आदेश दिया ये करना है, ये करना है, आपको इस गाइडलाइन को फॉलो करना है, इस कंप्लायंस को प्रॉपरली मेंटेन आपको उसको एडहेयर करना है, तो वो सुनते हैं एक कान से कंपनी, दूसरे कान से निकाल देती है। तो इसको इम्प्लीमेंट करवाना, उस अपने कानून को पालन करवाना भी एनजीटी के पास एक चुनौती है। तो एनजीटी को अधिकार दिए गए हैं जो वो फाइन लगा सकती है, इम्प्रिजनमेंट कर सकती है, एक तरह से ये एक कोर्ट है। तो यह एक्ट 2010 में लाया गया। फिर क्या कहोगे आप, लगाओगे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी इसमें, अगेन क्या लिखोगे, द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 is an act of the Parliament of India which enables the creation of a special tribunal to handle the expeditious समझ रहे हो, disposal of cases pertaining to environmental issues। इसमें फोकस जो जोर दिया गया है वो एक्सपीडिशियस पर, जल्दी से जल्दी निपटारा हो, ताकि बिजनेस इंटरेस्ट हैम्पर ना करे। ठीक है, तो ट्राइब्यूनल मतलब बताएंगे कि बॉडी है, लीगल बॉडी है, दैट इज ट्राइब्यूनल। ओके, आ रहा समझ में? यस सर। ठीक, तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल पर अलग से होगा किसी यूनिट में, और उसमें हम लोग देखेंगे। तो अभी जान लो, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की स्थापना 2010 में हुई, और इसका काम था कि इफेक्टिव और एक्सपीडिशियस डिस्पोजल हो केसेस का। कौन से केसेस का? वह केसेस जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ रिलेटेड है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के साथ रिलेटेड है, या और दूसरे तरह के नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के साथ रिलेटेड है, उन सारे केसेस का ये निपटारा करेगी जल्दी से जल्दी। क्योंकि देर होगी निपटारे में तो पर्यावरण को भी उतना टाइम तक नुकसान होते रहेगा, और वो आदमी गंदगी फैलाता रहेगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, या और ओके सर। ओके सर। कोई